मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसमें आज हम एक विशेष अंक के साथ हैं और फिजिक्स फोकस के नाम से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम इसमें प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत उसको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे ताकि आप कम से कम वैकल्पिक प्रश्नों का और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यानी अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से इसको सुनते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे उसका और जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें हम जो वर्ग करेंगे उसमें सबसे पहले उस चैप्टर में कौन कौन सा भौतिक राशि प्रयुक्त होता है, उसके मात्रक क्या है, उसके बीमा क्या है, उसको किस संकेत से निरूपित किया जाता है। इसके बाद उसमें जो प्रयुक्त न्यूमरल वैल्यू है, अंकीय मान है, उसका एक अलग लिस्ट होगा और फिर तब उसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र जिससे आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना लें और उस चैप्टर में कौन कौन सा नियम आया है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो शब्द से बना है। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, तो स्थिर आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा था। आवेश शब्द का स्वाभाविक एक मीनिंग इस तरीके से देख लें, अर्थ इसका ऐसा निकाल सकते हैं। आवेश किसी पिंड का, किसी पदार्थ का वह अवस्था है, एक स्टेट है जिसमें वह उसके निकट जब किसी अन्य पिंड को लाया जाता है तो उस पर एक बल लगाता है या अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब उसके निकट अगर एक बॉडी है या इसके निकट इसको लाएंगे और उसके बाद इस ए है या बी है, इसने एक फोर्स इस पर लगाया या एक फोर्स अनुभव किया, आइदर एक्सपीरियंस्ड और प्रोड्यूस्ड ए फोर्स, तो इसको कहेंगे कि यह आवेशित पिंड है। तो हम चलते हैं कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, प्रत्येक आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान में रखना है जब वही आवेश गतिशील हो जाता है तो उसका आवेश, उसके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। स्थिर आवेश में केवल एक क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग विद्युत धारा में विशेष रूप से करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में यानी स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र में कौन कौन सा भौतिक टर्म हमको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, इसको देखते हैं। आवेश मिलेगा। आवेश एक अदिश राशि है और इसको Q से या C से सूचित करेंगे। Q का यानी इसका SI मात्रक कूलॉम होता है और जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो Q R बराबर IT होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा T1A1। M0 L0 लिखा गया, आप बिना भी लिख सकते हैं, M0 L0 T1A1। इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द सुनने को मिलता है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम विशिष्ट प्रावैद्युत या प्रावैद्युतांक भी कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है। एप्सिलॉन आर से ध्यान में रखना, इस संकेत को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर से इसको सूचित करते हैं और यह मात्रकहीन होता है। इसलिए मात्रकहीन होता है, आगे से देखेंगे। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर दो समान भौतिक पद का रेशियो है, इसलिए यह मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारा निरपेक्ष विद्युतशीलता अदिश राशि है, इसको एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब विमा की बात आएगी, कूलॉम 80 न्यूटन, M1 L1 T इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर L2, सबको कैलकुलेट कर दीजिए। M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4 A2, ये इसका आपको बीमा। जो इसकी बीमा है वही शून्य की विद्युतशीलता, जब इसमें शून्य लगा देंगे, निर्वात लगा देंगे, जहां कुछ नहीं है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वही उसका बीमा। कुछ भी कोई अंतर नहीं, यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की बीमा में कोई अंतर नहीं। कूलॉम नियतांक, इसको K से सूचित करते हैं, स्पष्ट है, नियतांक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इसका, यानी ठीक एप्सिलॉन का उल्टा देख रहे हैं।
एप्सिलॉन का उल्टा होता है कूलॉम नियतांक का एसआई मात्रक और बी मात्रक। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व तो नाम से है, आवेश कितना घना घना है इसको समझना। तो रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को हम तीन तरह से, यानी आवेश का जो वितरण किया गया है इस आधार पर आवेश घनत्व को तीन तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और घनत्व सिंपल सा है, प्रति इकाई में स्थित, प्रति इकाई शब्द इतना ध्यान, प्रति इकाई में स्थित आवेश, किस में? प्रति इकाई लंबाई में स्थित तो रेखीय, प्रति इकाई क्षेत्रफल में स्थित तो पृष्ठीय, और प्रति इकाई आयतन में स्थित आवेश तो उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। अब हमसे पूछा जाएगा कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं, तो जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर हो तो प्रति एकांक लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। और प्रति एकांक लंबाई में है आवेश तो Q बटा L, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व Q बटा A, आयतन आवेश घनत्व Q बाई V। इसमें समतल, एक समतल पर आवेश का वितरण होगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को, मौजूद आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व, जब आवेश का वितरण त्रिविमीय हो तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से सूचित करते हैं। इसका मात्रक कूलॉम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब सोचने की बात है, इसमें मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स 2, मीटर इनवर्स 3, इन तीनों से ही समझने की कोशिश करेंगे। कूलॉम कूलॉम कूलॉम, एक रेखा पर, दो पर, तीन पर, यानी इसमें केवल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक, इसमें लंबाई चौड़ाई में से दो और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन होगी। उसके बाद हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी तक हम जो देख रहे थे वो सब के सब अदिश राशि थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसे सूचित करते हैं हम लोग ई, सदिश राशि इसलिए ई से सूचित करेंगे, लेकिन इस पे एक वेक्टर चिन्ह दे देते हैं। न्यूटन प्रति कूलॉम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। हमसे अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र, पहली बात ध्यान में रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के, किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पे मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। एकांक आवेश पर जो अनुभव किया जाएगा विद्युत बल, उसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से भी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलॉम करता है, न्यूटन बल का मात्रक, कूलॉम आवेश है, तो एकांक जो नीचे है बटा में है वो प्रति एकांक आवेश द्वारा जो अनुभव किया जाएगा स्थिर विद्युत बल, उसको कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। समान परिमाण, अब यहां ध्यान में रखना है, समान परिमाण और विपरीत माइनस क्यू प्लस क्यू, विपरीत प्रकृति के जब दो आवेश, बिंदु आवेश एक दूसरे के करीब होते हैं, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के करीब होते हैं, और बहुत छोटे आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश कह सकते हैं, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो इनमें से किसी एक आवेश, दोनों का परिमाण सेम ही है, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2L, इसको P से सूचित करते हैं, P बराबर Q गुने 2L। तो ये P जो है यह कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए यहाँ P से सूचित करते हैं, P यह एक वेक्टर राशि है, cm कूलॉम मीटर, क्यों मात्रक हो गया, Q का मात्रक कूलॉम, L का मात्रक मीटर, दो का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये कूलॉम मीटर हो गया। बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं, न्यूटन मीटर है। बल, दो बल, इसमें बल आघूर्ण जो होते हैं बलयुग्म के कारण पैदा होते हैं। दो बल और दोनों बल के बीच के लंबवत दूरी को के गुणनफल को कहते हैं बल आघूर्ण। तो मीटर यहाँ पर और दो बल के बीच का लंबवत दूरी है। अब जैसे सपोज कीजिए कि कभी कभार हम किसी चीज को घुमाते हैं इस तरीके से, तो जब हम घुमाते हैं तो उसमें दो नल को खोलते होंगे, गुना खोला जाता है, तो उसमें दो बल लगते हैं और उनके दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसको और बल के गुणनफल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। एक नजर डालते हैं हम इस पर कि ये आवेश की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी। अंबर नाम का एक प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है जिसको रगड़ने पर सबसे पहले अनुभव किया था थेल्स ने कि अंबर में एक विशेष प्रकार की
आकर्षण शक्ति आ जाती है। अब उन्होंने ज्यादा इस पर विचार नहीं किया, लेकिन उनको ये लगा कुछ न कुछ है जो अंबर को चुंबक आकर्षण मतलब किसी छोटे छोटे वस्तु को खींचने की शक्ति प्रदान कर देता है। कालांतर में चलकर 600 बीसी पूर्व में इन्होंने ये बात कही थी। फिर बाद में बहुत तरह के प्रयोग हुए, लेकिन जो प्रयोग बहुत ध्यान देने योग्य हैं उनमें थॉमस ब्राउन का आता है। थॉमस ब्राउन ने बाद में इसका प्रयोग किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि आवेश की प्रकृति दो होती है, धन आवेश की और ऋण आवेश की। कालांतर में कुलोम ने बहुत प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद बताया आवेश दो ही होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। तो इस आधार से कुलोम साहब ने अपना एक नियम दिया, जिसकी चर्चा भी हम इसी में आगे करेंगे। तो कुलोम साहब ने क्या नियम दिया, थोड़ा सा देखते हैं। इस चैप्टर में आपको जो न्यूमेरल वैल्यू देखना होगा उसको, तो न्यूमेरल वैल्यू के कुलोम नियतांक है, पीछे लिखा हुआ है। कुलोम नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। 9 × 10 के पावर 9 मात्रक लिखा ही है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 के पावर -12। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। डेबाई द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक होता है और 1/3 × 10 के पावर -29 कूलोमीटर है। 1 कूलोम 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या सीधे स्टैट यूनिट इसको कहते हैं, ध्यान में रखना है। यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि 1 कूलोम में कितने ESU होते हैं। आप अगर ESU से पूछा जाए कि कितने कूलोम होते हैं तो इसको भी निकाल सकते हैं। अब 1 ESU बराबर लिख सकते हैं आप 1/3 × 10 के पावर 9 कूलोम। भागों दे करके जो आएगा उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद धातु के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता जो है उसका वो अनंत होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा हमको सूत्र है जिसका प्रयोग करना है। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में जो सबसे पहला सूत्र जिसकी बात हम करते हैं वो है कूलोम नियम से प्राप्त किया गया फोर्स का। यहाँ F जो है वह स्थिर विद्युत बल है। दो बिंदु आवेश के जो बीच बल लगता है, दो आवेशों के बीच बल लगता है, उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान में रखना है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल है और इसकी गणना करने के लिए कूलोम साहब ने नियम दिया। कूलोम साहब का जो नियम था उसके अनुसार था दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है। ध्यान में रखना है दो चीज, एक F वैरीज Q1 Q2 और दूसरा F वैरीज 1/r²। अब इस दोनों को यानी F वैरीज Q1 Q2 और F वैरीज 1/r² को कंबाइन कर दिया जाएगा तो F वैरीज Q1 Q2 r², Q1 Q2 by r² होता। वैरीज का चिन्ह छूटा, के कांस्टेंट हुआ, उस के को कूलोम नियतांक कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे हमने की है। और जब दोनों बिंदुवत आवेश को शून्य में रखा जाए, निर्वात में रखा जाए, तो के लिए जो एक वैल्यू प्राप्त किया गया वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर के का वैल्यू ही आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोज करें कि यह शून्य में न रखकर किसी अन्य माध्यम में है, तब हम यहां पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन कर देंगे। यानी ये फॉर्मूला जब किसी अन्य माध्यम में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। और एप्सिलॉन बराबर हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन का लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन r बराबर लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन। तो इस तरीके से एप्सिलॉन बराबर आप एप्सिलॉन हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अब इस जगह पर फॉर्मूला हम बैठाएंगे तो यह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बटे r²। दो आवेश के बीच में जो ये बल लगा था, Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगता है, उसकी प्रकृति हमसे पूछा जाए कि किस प्रकृति का होता है। यह दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी। जब समान
परिमाण समान आवेश हो, समान प्रकृति अर्थात दोनों आवेश धन आवेश हो, तो इनके बीच जो बल लगता है वह बल होता है प्रतिकर्षण का। समान के बीच में प्रतिकर्षण, असमान के बीच में आकर्षण, अर्थात स्थिर विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। अब F12 लिखा हुआ है, 12 का अर्थ है एक के ऊपर, यानी इसके इस आवेश के ऊपर, इस आवेश के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको कहेंगे F12। 12 मतलब एक पर दो द्वारा, प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं F12। ठीक इसके विपरीत 21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा, पहले जो लिखा गया उस पर ध्यान में रखना, उस पर लगता है। तो अगर हमसे पूछा जाता कि F12 की किस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। F21 किस डायरेक्शन में होगा तो उसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा। 21 का अर्थ है 2 पर, यानी इधर जाएगा F21, इधर रहेगा F12, यानी एक पर दो द्वारा लगता है। दोनों बल का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो एक ही होता है, लेकिन दोनों बल का डायरेक्शन भिन्न भिन्न होता है। अब कैसे, अब इसको वेक्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² और R21 कैप। R21 कैप का अर्थ है एक से दूसरे की दिशा, दूसरे 21 का अर्थ हो जाएगा दूसरे से पहले की दिशा में इकाई सदिश, दूसरे से पहले की दिशा में, इस डायरेक्शन में, दूसरे से पहले की दिशा में, इस डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होगा इसको हम लोग कहेंगे R21 कैप, और इस डायरेक्शन में जो होगा वह कहलाएगा R12 कैप। 21 को निकालने के लिए, यानी R21 की गणना जब हम करेंगे तो 21 की गणना करने के लिए अगर R21 कैप है, इसको अगर हमको करना है तो हम इसको लिखेंगे R1 वेक्टर घटे R2 वेक्टर में इसके मॉडुलस से भाग देंगे। R1 वेक्टर घटे R2 वेक्टर के मॉडुलस से। इकाई सदिश निकालने का सीधा सा है, सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं। ए वेक्टर का इकाई सदिश अगर हमसे पूछा जाए तो ए वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग देते हैं। R21 का उस तरीके से। अब उस फॉर्मूला को जब आप इसमें बैठाएंगे तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर घटे R2 वेक्टर होल क्यूब। क्यों आया उसका R21 का R1 वेक्टर घटे R2 वेक्टर, R1 वेक्टर घटे R2 वेक्टर, ये तो होता है। R1 R2 सवाल उठता है क्या है, R1 Q1 का स्थिति सदिश है, R2 Q2 का स्थिति सदिश है, और हम समझते हैं कि आप पोजीशन वेक्टर से वाकिफ होंगे तो Q1 और Q2 का स्थिति सदिश दिया रहेगा, तब इस तरीके से हम निकालेंगे कूलॉम्स लॉ को। तो एक नजर ध्यान में रखेंगे, सीधा अगर परिमाण निकालना हो तो ये फॉर्मूला, जब स्थिति सदिश दिया हुआ हो तो हमको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान में रखना होता है कि F12 पूछ रहा है कि F21 पूछ रहा है, दोनों वेक्टर के दोनों बल के परिमाण समान होते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर से एक बार ध्यान में रखें, 12 का अर्थ है एक पर दूसरे के द्वारा लगाया जाने वाला बल। अब इसके बाद जो फॉर्मूला हमारा आता है इस चैप्टर के अंतर्गत, Q बराबर IT, यानी विद्युतधारा और समय के गुणनफल को Q कहते हैं, और उसके बाद N × E, ये भी हो सकता है E फॉर इलेक्ट्रॉन और N मतलब नंबर। कितना किसी पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है या उसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, उसको E से यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दें, उतना उसका आवेश होता है। इस तरह से E बराबर N बराबर अगर हमसे कोई पूछे तभी हम ये भी कह सकते हैं N बराबर Q/E। एप्सिलॉन का लिखा हुआ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। पीछे अभी हमने जस्ट पीछे जिक्र किया है कि लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और रो को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A और रो बराबर Q/V होता है। अब सवाल आता है, आवेश को अगर वितरित किया जाए, सपोज करें कि Q आवेश हमको दिया है और इस Q आवेश को वितरित करना हो, तो आवेश का वितरण हम कैसे करेंगे? रेखा पर कर सकते हैं, समतल में कर सकते हैं, और सपोज करिए कि किसी गोला में कर सकते हैं। तो जब रेखा पर करेंगे और टूटा हुआ न हो, ऐसे करेंगे रेखा पर, पृष्ठ पर, और किसी त्रिविमीय स्पेस, गोला, घन, घनाभ, बेलन, इसके रूप में करेंगे। तो इसमें जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं
रेखीय वितरण। इसमें जब करते हैं तो इसको कहते हैं पृष्ठीय वितरण, और जब इस रूप में करते हैं तो उसको कहते हैं आयतन वितरण। तो रेखीय वितरण किया गया है, एक सरल रेखा हो या वक्र रेखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, रेखा पर बिछा दिया गया हो क्यू आवेश को, तो रेखीय वितरण कहते हैं। अब इसके कारण आवेश घनत्व, यानी इसमें जो प्रति एकांक लंबाई में आवेश होगा वो रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय और प्रति एकांक आयतन में तो आयतन आवेश। इसके कारण यानी रेखीय वितरण जब किया जाए तो इसके कारण अगर किसी बिंदु पर पूछा गया, यहाँ एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश है r1 वेक्टर, और अब पूछा जाएगा कि इस बिंदु पर कितना बल लगाया जाएगा, तो उसके लिए व्यंजक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां, तो डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, लैम्डा r1 वेक्टर घटे r वेक्टर का होल क्यूब, r1 वेक्टर घटे r वेक्टर। गौरतलब हो r1 वेक्टर, और यहां पर एक बिंदु ले लीजिए जिसका स्थिति सदिश है r वेक्टर। ये A है, वह रेखा पर का बिंदु है। B है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत बल की गणना करनी है। जिस प्रकार से आप रेखीय आवेश घनत्व के लिए करते हैं, उसी तरीके से जब आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हो तो बस केवल चेंज होगा, लैम्डा के जगह पर सिग्मा, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से करते हैं, और उसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू डीएस करेंगे, अर्थात क्योंकि एरिया है उसके लिए करेंगे। फिर इसी प्रकार से जब आयतन आवेश घनत्व हो तो फिर चेंज करना है हमको, जहां लैम्डा लिखा गया था वहां लिखेंगे रो, और जो रेफरेंस होगा जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो होगा डी। तो इस प्रकार से हम आवेश के वितरण के कारण, आवेश का वितरण जब रेखीय होगा तो किसी बिंदु पर विद्युत बल कितना होगा, पृष्ठीय होगा तो किसी बिंदु पर विद्युत बल कितना होगा, और जब आयतनिक होगा तो विद्युत बल कितना होगा, इसकी गणना कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से सूचित करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यूं कह ले कि बल और आवेश के अनुपात को, अर्थात एकांक आवेश पर जो विद्युत बल अनुभव किया जाएगा उसको कहेंगे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक जैसी तो होगी नहीं क्योंकि स्पष्ट है उस बिंदु की, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान न हो तो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और उसको निकालने के लिए आप जो मैग्नीट्यूड है उससे उसको भाग दे दीजिए, बल को मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर आएगा। ये हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से एक बार ध्यान में रखना, विद्युत द्विध्रुव तो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के करीब हो तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनमें से एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और अब यहाँ बारी आई है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा देखेंगे कि अगर द्विध्रुव है -q + q, तो इसको आगे बढ़ाइए। इसी कहने का अभिप्राय है द्विध्रुव को ही जो उससे जो गुजरने वाली, यानी दोनों आवेश से जो गुजरने वाली रेखा है, सरल रेखा है, उसको द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। इसको बोलेंगे अक्ष। द्विध्रुव के मूल बिंदु पर, मध्य बिंदु पर डाले गए लंब को, इसको कहते हैं निरक्ष। अक्ष को अनुदैर्घ्य नहीं कह सकते हैं। और एक स्थिति है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। इसका विस्तार से वर्णन अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने जैसा जिक्र किया है कि इसमें विशेष रूप से आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, इसके लिए बनाया जा रहा है। और किसी भी स्थिति की जब बात आएगी तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है कि यदि ध्यान में रखेंगे, यदि अक्ष पर है तो थीटा हो जाता 0, तो cos की जगह आप 0 बैठाएंगे, cos 0 1, 1 + 3 4, अब 4 का वर्गमूल 2 तो निकल गया। अगर वह निरक्ष पर होता तो cos 90 0,
तो यहाँ पर ये टर्म 0, वर्गमूल 1 जोड़ 0 यानी 1, तो निकलता P। यानी ये फॉर्मूला अगर आपको याद है आप आराम से पता बना सकते हैं। थीटा क्या है, तो ये, तो जब यह अक्ष पर हो जाएगा तो थीटा 0, घूम करके चला जाएगा तो थीटा 90। तो थीटा 90 कब है, थीटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव में अगर कोई बिंदु अक्ष पर मूल बिंदु से यानी मध्य बिंदु से अक्ष पर समान दूरी पर हो और निरक्ष पर अक्ष और निरक्ष पर समान दूरी पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई अक्षीय अनुपात ई निरक्षीय बराबर 2:1 होता है। और इसके बाद इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है और टॉर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। टॉर्क बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान में रखना है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे आप, उससे आप निकाल सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस P E sin थीटा भी होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला जिसका जिक्र किया गया है वो है m बराबर m0 1/v² c²। m मास है, द्रव्यमान है, m0 है जब रेस्ट में है तो ऐसा कहा जाता है जब कोई पिंड को कण को बहुत उच्च वेग दे दिया जाता है तो उसके मास में परिवर्तन होता है, उसका मास बढ़ जाता है। उच्च वेग दिया जाए तो बढ़ जाता है। तो उस किस तरीके से बढ़ता है उसके लिए m0 मास इन रेस, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c वेलोसिटी ऑफ लाइट और m बराबर m0 अपॉन √1 - v²/c²। अब थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं दोनों आवेश मतलब विद्युत बल रेखा की। ध्यान में रखना है विद्युत बल रेखा की चर्चा हम लोग करते हैं। विद्युत बल रेखा है क्या, तो यह काल्पनिक निष्कोण है, काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथक्कृत धन आवेश गतिशील हो, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि पृथक्कृत धन आवेश जिस रास्ते से गुजरेगा उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर बाहर की ओर जाती है, ऋण आवेश पर बाहर से आती नजर आती है। अर्थात अगर हम प्लस चार्ज लिए हैं, प्लस क्यू है, तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 जाएगी। माइनस क्यू है तो इस पर आके टर्मिनेट होगी। और अगर स्वाभाविक है, इसी से ध्यान में रखना है, धन आवेश से निकलती हुई ऋण आवेश पर खत्म होती नजर आती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखा की, विद्युत क्षेत्र रेखा की, दोनों एक ही कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की एक नियत दिशा होती है। और जहां कहीं भी अगर दोनों उसको काट दिया, ऐसे सपोज करिए काट दिया, तो इस बिंदु पर अगर पूछा जाए कि इसकी दिशा क्या है तो ये इस डायरेक्शन को भी पाएगा और इस डायरेक्शन को। और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के दो नहीं हो सकती, एक ही दिशा होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। पूछता है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो ध्यान में रखना विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत बल रेखा की एक यूनिक दिशा, अद्वितीय दिशा होती है। इसलिए ऐसा वो नहीं कर सकती, काटेगी वहां पर दो दिशा पैदा होगा और ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है विद्युत बल रेखा कहां से उत्पन्न होती है, कहां को जाती है। ये कुल मिला जुला करके फिजिक्स फोकस के अंतर्गत विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में था, जिसको हम लोगों ने वर्गीकृत किया राशि, मात्रक, संकेत और इसके बाद हमने सूत्र, उसके कुछ नियम इस चैप्टर में मूल रूप से ये हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।